नमस्कार। आज हम यूट्यूबर अमान पारकर की सुनाई एक बेहद निजी और काफी परेशान करने वाली कहानी की गहराई में जा रहे हैं। हाँ, ये जानकारी उनकी यूट्यूब चैनल पर जो वीडियो है उसी से ली गई है। जी। अमान वैसे तो अक्सर डरावनी कहानियां सुनाते हैं, है ना? लेकिन ये वाली कहानी उनके साथ असल में घटी है, रत्नागिरी में। बिल्कुल। इसमें एक मदद के लिए आई कॉल है, फिर एक दुखद मौत और उसके बाद मतलब कुछ बहुत ही अजीब अनुभव हुए उनको। हाँ, तो चलिए समझते हैं कि आखिर हुआ क्या था। हम्म। तो कहानी शुरू होती है रत्नागिरी के एक रिजॉर्ट से। अमान वहां थे और उन्हें एक एनजीओ से कॉल आता है। अच्छा। कॉल दिल्ली से थी। एक 22 साल के लड़के का एक्सीडेंट हुआ था। हालत काफी गंभीर थी और तुरंत 2 लाख रुपए चाहिए थे। ओ, 2 लाख एकदम से। हाँ, एकदम। लेकिन अमान उस वक्त मतलब मदद नहीं कर पाए। उनके अकाउंट पर कोई लिमिट वगैरह लगी थी ये तो दिक्कत वाली बात है। और एनजीओ वाले कह रहे थे कि बस 1-2 घंटे का ही वक्त है। प्रेशर बहुत ज्यादा था। जरा सोचिए वो एहसास कैसा रहा होगा। अमान ने खुद इसे धर्म संकट कहा है, मतलब एक ऐसी नैतिक दुविधा बिल्कुल। जहां सही गलत चुनना मुश्किल हो और ये जानना कि शायद किसी की जान आपके हाथ में है, पर आप चाहकर भी कुछ कर नहीं पा रहे। ये एहसास तो मतलब बहुत भारी होता है। हाँ, बहुत भारी। तो इस तनाव और ज़ाहिर है सफ़र की थकान भी थी, तो अमान शाम को करीब 5:30-6 बजे सो गए हम्म। और फिर उन्होंने एक बहुत ही अजीब सपना देखा। सपना? कैसा सपना? उन्होंने देखा कि बगल वाले बिस्तर पर उसी लड़की की लाश रखी है, अंतिम संस्कार चल रहा है और परिवार वाले रो रहे हैं। बहुत जीवंत सपना था। बाप रे। ये तो काफी विचलित करने वाला सपना है। और वो सुबह 6:30 बजे उठे, पसीने में एकदम भीगे हुए। 6:30 बजे, ये वक्त नोट करने वाला है। हाँ, और बात यहीं खत्म नहीं हुई। वो नहाने गए तो उन्हें अचानक खून की गंध आई। खून की गंध? हाँ, और पानी भी उन्हें लाल दिखा। हालांकि उन्होंने फौरन उसे धो दिया, लेकिन ये हुआ। देखिए, ये काफी दिलचस्प है कि कैसे इतना गहरा तनाव और वो अपराध बोध जो शायद वो महसूस कर रहे थे, हाँ। वो ऐसे अनुभवों में बदल सकता है। मतलब सपना, वो गंध, ये शायद उनके दिमाग का, उनके मन का उस आघात को प्रोसेस करने का एक तरीका था। हो सकता है। और वो जागने का वक्त सुबह 6:30 या आगे चलकर बहुत अहम हो जाता है। अमन ने रिजॉर्ट की लाइटों के टिमटिमाने का भी जिक्र किया था, है ना? हाँ हाँ, किया था, जिसे उन्होंने नेगेटिव एनर्जी से जोड़ा। हालांकि वो ये भी मानते हैं कि शायद कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो। जी। लेकिन इसके बाद भी चीजें रुकी नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्हें लगातार ऐसा महसूस होने लगा जैसे कोई है उनके आसपास। उनकी प्रेमिका ने भी उन्हें बताया कि जब वो सोने से पहले उनसे फोन पर बात कर रही थी तो उन्हें पीछे से किसी की भारी सांसें सुनाई दी, अमान के पास से। सोने से पहले? ये तो और भी अजीब है। हाँ, फिर उसी रात बाद में उनके एक दोस्त का फोन आया और वो दोस्त एकदम जोर देके कहने लगा कि भाई, पीछे से कोई तेरा नाम पुकार रहा है, बार बार। जबकि अमान अकेले थे। हाँ, वो कह रहे थे कि वो कॉरिडोर में बिल्कुल अकेले खड़े थे, कोई नहीं था आसपास। और फिर वो पल आया जब उन्होंने बाथरूम के पास एक पिलर के पीछे एक आकृति देखी। आकृति? कैसी आकृति? वो कह रहे थे कि वो रो रही थी और कह रही थी, तू मुझे बचा सकता था यार, तूने मुझे बचाया ही नहीं। ओह, ये शब्द तो सीधे सीधे उनके अपराध बोध से जुड़ते हैं। तू मुझे बचा सकता था। बिल्कुल। तो इन सब अनुभवों से वो काफी घबरा गए और उन्होंने फिर से एनजीओ वाले यश को फोन किया, शायद अब मदद कर पाए, इस उम्मीद में। लेकिन तब तक तो। हाँ, तब यश ने उन्हें बताया कि उस लड़के की मौत हो चुकी है। और मौत का वक्त? सुबह करीब 6:30 बजे। ठीक वही समय। वही समय जब अमान सपने से जागे थे। जी। फिर मौत का असल समय भी 6:30 होना। वो आकृति के शब्द, तू मुझे बचा सकता था। और फिर यश ने ये भी बताया कि उस लड़के और उसके परिवार को ये कहा गया था कि मुंबई में कोई है, यानी अमान, जो मदद कर सकता है। उन्हें एक झूठी उम्मीद दी गई थी। हाँ, ये भी पता चला। ये सब मिलकर अमान के मन में उनकी मदद ना कर पाने और उस लड़की की मौत के बीच एक बहुत ही शक्तिशाली और शायद दर्दनाक कनेक्शन बनाता है। बिल्कुल। और अमान बताते हैं कि रिजॉर्ट में बाकी के जो दिन वो रुके, उन्हें रात में अपने पैरों के पास किसी के रोने की आहट सी महसूस होती रही। बाप रे। तो उन्होंने अपने एक मनोवैज्ञानिक दोस्त से भी इस बारे में बात की। तो सवाल उठता है, क्या ये सब सिर्फ दिमाग का खेल था, एक मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया? देखिए, उनके दोस्त का तो यही मानना था कि ये सब अमान के अवचेतन मन का उस तीव्र अपराध बोध को प्रोसेस करने का नतीजा था। खासकर जब उन्हें बाद में पता चला कि वो लड़का गरीब परिवार से था, इकलौता बेटा था, तो वो अपराध बोध और बढ़ गया होगा।
तो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये एक बिल्कुल मुमकिन व्याख्या है। हमारा दिमाग गहरे सदमे और अपराध बोध से ऐसे ही जूझता है कई बार। सही है, लेकिन फिर वो आवाजें जो दूसरों ने भी सुनी, उनकी प्रेमिका ने, उनके दोस्त ने, क्या सिर्फ मनोविज्ञान उसे समझा सकता है? ये एक मुश्किल सवाल है ना? अमान खुद भी, जैसा उन्होंने कहा, मनोवैज्ञानिक व्याख्या को मानते हैं, उसे स्वीकार करते हैं, लेकिन उस अनुभव का जो बोझ है और वो क्या होता अगर मैं मदद कर पाता वाली भावना, वो उन्हें अब भी परेशान करती है। हाँ, वो कश्मकश साफ दिखती है। तर्क एक तरफ और वो जो महसूस किया वो दूसरी तरफ। बिल्कुल, उनका वो आंतरिक संघर्ष साफ है। अंत में अमान ने अपने वीडियो में एक अपील भी की है लोगों से। हाँ, उन्होंने यही कहा कि जब भी मुमकिन हो, चाहे रकम छोटी हो या बड़ी, दूसरों की मदद जरूर करनी चाहिए, दान करना चाहिए। सही। क्योंकि कभी-कभी बहुत छोटी रकम भी किसी की जान बचा सकती है, और उन्हें उस दिन पैसे ना जुटा पाने का शायद, जैसा वो कहते हैं, जिंदगी भर अफसोस रहेगा। उनका संदेश एकदम साफ था, पैसा अक्सर मदद करने में सबसे जरूरी चीज बन जाता है। दुखद है पर सच है। तो ये थी अमान पारकर की कहानी, अपराध बोध, कुछ बेहद अजीब अनुभव और किसी की मदद न कर पाने के गहरे असर की कहानी। हाँ, और ये अनुभव हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि जिम्मेदारी का वो बोझ, अपराध बोध और असलियत को हम कैसे देखते हैं, ये सब चीजें कितनी गहराई से जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल। खासकर तब जब किसी की जान दांव पर लगी हो। ऐसी स्थितियों में जो तीव्र मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाएं होती हैं और जो दूसरी संभावित व्याख्याएं हो सकती हैं, उनके बीच की रेखा पहचानना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत धुंधली हो जाती है वो रेखा। बहुत ही विचारणीय बात है ये, और इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।